गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम दोबारा से डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण की डिग्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखो, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है फिर इंग्लिश टीचर का नाम लिखना है 8th क्लास, और डेट जरूर डालना बेटा। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे डेट नहीं डालते हैं वर्कशीट की। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करने का एक और तरीका देखेंगे। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। कुछ एडजेक्टिव्स को चेंज करने का तरीका, कुछ एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को चेंज करने का तरीका इरेगुलर होता है। मतलब अभी तक तो हम कर रहे थे जैसे ER और EST जोड़ दिया, ये एक रेगुलर तरीका था, लेकिन अब हम इसका इरेगुलर तरीका देखेंगे कि जिसमें इरेगुलर का मतलब होता है कि कहीं से भी कुछ भी, ठीक है, और इसका ना कोई रूल होगा। सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो हमें ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है। एक बार ही बस जिंदगी में याद कर लो, फिर आगे जब भी यूज करोगे तो तुम्हें अपने आप वो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन वर्ड्स की, तो अपने आप वो लैंग्वेज में आते जाएंगे। फर्स्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री होती है, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री किसी एक पर्सन के लिए यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री 2 पर्सन्स के लिए यूज होती है, और सुपरलेटिव बहुत सारे पर्सन्स के बीच जब कंपैरिजन होता है तब यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। आई एम द बेस्ट मतलब मैं सबसे अच्छी हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेकंड, वेल, बेटर, बेस्ट। वेल का मतलब भी होता है अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। वेल का मतलब कुशल, बेस्ट, सॉरी, वेल का मतलब होता है अच्छा, कुशल, इस तरीके से आप इसका सकते हो। गुड भी यूज कर सकते हो, वेल भी यूज कर सकते हो अच्छे के लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड, बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, वर्स मतलब उससे बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। इल, इल का मतलब होता है बीमार, इल का मतलब होता है बीमार। वर्स, वर्स्ट मतलब उससे भी ज्यादा बीमार, और सबसे ज्यादा बीमार मतलब वर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 5, लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल का मतलब थोड़ा, वैसे लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, लेस मतलब उससे थोड़ा, और लीस्ट मतलब सबसे थोड़ा। फार, फार यहां पर मतलब है दूरी, डिस्टेंस के रूप में बोला गया है यहां पर। देखो, फार मतलब दूर, फारदर मतलब उससे दूर, फारदर, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। फार, यहाँ पे देखो फार और फार दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन मतलब यहाँ पे अलग अलग है। ये डिस्टेंस के रूप में बोला है, यानी कि दूरी के रूप में बोला है। फार यहाँ पे एक्सटेंट के रूप में बोला है, मतलब फैलाव के रूप में बोला है। तो फार फैलाव, फर्दर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फारदर था और यहाँ पे फर्दर है, यहाँ पे यू यूज किया गया बीच में और यहाँ पे ए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन तुम मतलब आप लोग जो है वो देख कर करना। फारदर मतलब उससे दूर, और फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। ऐसे ही फर्दर उससे भी ज्यादा फैला हुआ, और फर्देस्ट मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मैनी, यानी कि नंबर्स के रूप में देखो, मैनी और मच में दो डिफरेंस होते हैं, ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होते हैं। मैनी का मतलब ये होता है कि आप इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर के फॉर्म में होता है। कोई भी चीज अगर नंबर के फॉर्म में है, जैसे मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज, तो हम गिन सकते हैं कि कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। जो क्वांटिटी गिनने, मतलब जो गिनी जा सकने वाली चीजें होती हैं, उनके लिए तो मैनी यूज होता है, ठीक है। और जो चीजें गिनी नहीं जा सकती ना, जिनकी क्वालिटी होती है, तो उनके लिए मच यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। मच क्वालिटी के लिए यूज होता है, मैनी नंबर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट का मतलब लेट हो जाते हैं जैसे, लेटर मतलब उससे भी ज्यादा लेट, और सबसे ज्यादा लेट मतलब एकदम लेटेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा। आज कहते हैं ना कि ये लेटेस्ट मोबाइल है, मतलब ये
मोबाइल बने हुए तो बेटा सदियों बीत गई, लेकिन ये लेटेस्ट है, मतलब ये अभी अभी जस्ट सबसे ज्यादा लेट जिसे कहते हैं, सबसे लेटेस्ट है। आजकल लेटेस्ट का मतलब होता है कि अभी अभी आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस लगा हर वर्ड के लिए। लेट का मतलब है तो लेट ही, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट का मतलब होता है कि सबसे जस्ट अभी अभी न्यू ब्रांडेड, मतलब न्यू आया हुआ एकदम। तो यहाँ पे न्यू के सेंस में लिया जाता है लेटेस्ट को, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर हूएवर, देखो सॉरी फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ लेट अस प्रैक्टिस दीज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। अब इन ब्लैंक्स को भरना है, और ये यहाँ पर जो इसके आंसर्स दे रखे हैं इनमें से कोई एक चुनना है, ठीक है। कोई एक चूज करना है जो सही हो। ये देखो बीच में ना ये हैश हैश दे रखा है, मतलब ये 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। अच्छा नेक्स्ट देखो, फर्स्ट देखो, whoever has dash points is the winner। यहां पर तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ whoever has, मतलब जिस किसी के भी डैश पॉइंट्स हैं, इज द विनर, मतलब यहाँ पर जिस किसी के भी, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। कोई कंपटीशन होगा जिसमें भी सब, मतलब एक कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि एक या दो बंदे पार्ट ले, बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं। तो उसके अंदर हुएवर मतलब जिस किसी के भी बहुत सारे सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो जीतेगा। तो यहाँ पे बेटा सेंस लगाना पड़ता है, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ के ना उसका जो समझ में आएगा हिंदी में कि 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, बहुत लोगों के बीच में बात हो रही है, तो ये आपको थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा ये तो यहां पर आ जाएगा मोस्ट, मोस्ट ये थर्ड वाला मोस्ट, आप मोस्ट लिखोगे MOST, यहां पर ये जो मोस्ट है इसको यहां पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है योर हाउस इज डैश अवे देन माइन। यहां पे देखो तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर से बहुत दूर है, मतलब मेरे घर से दूर है। तो यहाँ पर देखो 2 लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तुम्हारा मेरा। तो यहाँ पे जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो आपको पता है ना बीच वाली डिग्री लगाते हैं, यानी कि ये फार्दर वाली लगेगी। तो ये फार्दर आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट है विशाखा इज द डैश डांसर इन द क्लास। विशाखा जो है वो, अब पूरी क्लास की बात हो रही है। देखो क्लास में जरूरी नहीं कि क्लास में कभी भी 1 और 2 बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर बेस्ट आएगा। विशाखा इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, तो ये बेस्ट को आप यहां भरोगे। यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज। अब देखो यहां पर एक चीज बताती हूं मैं, जब भी देन लगा हुआ आ जाए मतलब 2 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड आ जाए ना देन, तो मतलब 2 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, 2 लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो तुम्हें सोना चाहिए, शुड का मतलब समझ लो कि किसी को एडवाइस करने के लिए ये यूज होता है। जब मॉडल्स पढ़ाऊंगी तभी इनका मैं यूज बताऊंगी, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे मॉडल्स को। अच्छा ये तुम्हें सोना चाहिए डैश देन यू स्लीप दीज डेज, इन दिनों से, अब क्या कैसे, यहाँ पर ज्यादा, तो मोर यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो यू शुड स्लीप मोर, ये वाला बीच वाला, मोर देन यू स्लीप दीज डेज, तुम्हें इन दिनों से ज्यादा सोना चाहिए। यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज, जितना तुम इस वक्त सोती हो उससे ज्यादा सोना चाहिए। तो जब उससे ज्यादा सोओगी तो यहाँ पर आ जाएगा मोर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा मोर, ठीक है, बीच वाला। क्योंकि 2 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो बीच वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो आता है। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोर, ठीक है। इसको लिख देना यहाँ पे 4th वाले में। 5th है दैट स्टॉर्म वाज द डैश इन द हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो हिस्ट्री की बात हो रही है। हिस्ट्री तब से शुरू हुई थी जब से आदि मानव का टाइम था, तब से शुरू हुई है। तो अब हिस्ट्री का ये सबसे, अब यहाँ पे देखो पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर दैट स्टॉर्म,
स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, वो तूफान हिस्ट्री का सबसे भयानक तूफान था, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्स्ट, सबसे बुरा तूफान, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्स्ट, तो आप वर्स्ट लिखोगे। 6 देखो, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। यहाँ पे देखो देन फिर से आ गया, तो सिंगिंग मतलब गाना, डांसिंग मतलब नाचना, तो ये कह रहा है मतलब यहाँ पे जो भी है वो कहता है कि मुझे आई हैव लेस, मुझे यहाँ पे देखो लेस दे रखा है मतलब कम इंटरेस्ट है, आई हैव मुझे कम इंटरेस्ट है सिंगिंग में, डांसिंग में ज्यादा है, मतलब ये कह रहा है वो। तो यहाँ पर कम के लिए हम क्या भरेंगे, लेस, क्योंकि बीच वाला देन आ गया ना, तो यहाँ पे लेस आ जाएगा, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों के बीच में। आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग, मुझे सिंगिंग में कम इंटरेस्ट है, देन डांसिंग, डांसिंग में मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज्यादा का सेंस आ रहा है। अच्छा, तो 7 नंबर देखो, ये लिटिल लेस लेटेस्ट, सॉरी एक मिनट, लिटिल लेस और लीस्ट, ये इसका मतलब होता है कम, मुझे कम इंटरेस्ट है, और ज्यादा के लिए क्या होता है, मैं ज्यादा के लिए होता है मोर और मोस्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये 7th नंबर देखो, आई रैन फार, मैं बहुत दूर भागा, यस्टरडे, कल, यानी कि पीता हुए कल में, मैं कल बहुत दूर भागा, बट आई रैन इवन डैश टुडे, मैं आज उससे भी आगे भागा। तो यहाँ पे देखो देन यूज हो गया, देन यूज नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कल के बीच में और आज के बीच में, तो यहाँ पे जब दो दिनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप लिखोगे फार्दर, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा फार्दर, कल मैं दूर भागा था, आज मैं उससे भी दूर भागा, मतलब आई रैन इवन फार्दर टुडे। 8th देखो, दिस इज द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, ये कम एक्सपेंसिव स्वेटर है शॉप में, यहाँ पे देखो कम की डिग्रीज बता रखी हैं, लिटिल लेस लीस्ट, तो यहाँ पर आप लिखोगे, अब देखो एक शॉप के अंदर बहुत सारी डिग्री, वो सॉरी बहुत सारे स्वेटर होते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे बहुत सारी चीजों के बीच में कंपैरिजन है, तो लीस्ट, ये सबसे सस्ता या फिर कम एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, सबसे कम महंगा स्वेटर है इस शॉप का, ठीक है, बहुत सारी जब चीजों में कंपैरिजन हो रहा हो तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाली डिग्री आती है। अच्छा, 9th देखो, लीस्ट आएगा बेटा इसमें, LEAST, लीस्ट, ठीक है। 9th देखो, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, तो प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, रोकथाम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो रोकथाम मच बेटर मतलब बहुत बेटर है कि क्योर, मतलब देखो एक होता है प्रिवेंशन, यहाँ पे बीमारी के लिए, मतलब ये यहाँ पे बीमारी का सेंस आ रहा है कि पहले से ही रोकथाम ज्यादा बेटर है बजाय बाद में मरम पट्टी कर रही है, ठीक है। तो क्योर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फिर बाद में, फिर जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद जो मरम पट्टियां ये सब करते हैं उसके क्योर बोलते हैं, ठीक करने के उपाय जिसे बोलते हैं क्योर, उपाय हिंदी में, ठीक है। तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, रोकथाम ज्यादा अच्छी है बजाय किसी चीज के बाद में उपचार करने से, तो यहां पर आ जाएगा बेटर, जब रोकथाम और उपचार दोनों में कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पर आ जाएगा बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है 10th वाला, वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, हमें जरूरत है डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यहाँ पे देखो एक चीज में सिर्फ एक चीज के लिए बोला जा रहा है, ए डिसीजन मतलब एक डिसीजन लेने के लिए हमें एक सोच की जरूरत है, हमें दूर की सोच की जरूरत है या दूर की इंफॉर्मेशन, सूचना की जरूरत है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मतलब दूर, यहाँ पे देखो फार का मतलब दूर भी होता है और फार का मतलब होता है कि किसी भी चीज में आगे जाना, और बहुत आगे की सोच की जरूरत है या बहुत आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर एक चीज में जब एक चीज बोला जा रहा है एक डिसीजन लेने के लिए उनको बहुत आगे की सोच की जरूरत है, तो यहाँ पे आ जाएगा फार, ठीक है, क्योंकि एक चीज के लिए जब ए डिसीजन यानी कि एक
चीज का बात हो रही है यहाँ पे, एक डिसीजन की बात हो रही है, एक निर्णय लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पे फार आ जाएगा। वी नीड फार, FAR, इंफॉर्मेशन मोर, सॉरी, वी नीड फार इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। हमें एक दूर की सूचना या कह लो कि एक आगे की सोच की जरूरत है इस डिसीजन के लिए, या एक डिसीजन लेने के लिए। देखो, दूर की सोच का मतलब ये होता है कि जो चीज कोई नहीं सोच रहा ना, वो आप सोच रहे हो, इसका मतलब होता है कि ये दूर की सोच बोली जाती है दुनियादारी की लैंग्वेज में। सब चीजें सीखनी है, इंग्लिश और हिंदी से सीखनी है। दुनियादारी की लैंग्वेज और भी अलग होती है बच्चों, ये सब भी सीखनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है ये सरकार की तरफ से एक मैसेज है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, ठीक है, 6 फीट या 2 गज की दूरी रखना। नेक्स्ट है, अब आपका हम साइंस का करेंगे। अब हम ये आपकी ये जो विज्ञान की वर्कशीट है ये करेंगे। बेटा डेट जरूर डाल लिया करो, ठीक है, विज्ञान की वर्कशीट के लिए ये डेट और ये टीचर का नाम और अपना नाम जरूर डाला करो, और क्लास भी डाला करो, और ये भी डाला करो कि सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान है कि क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखो, आज हम धातुओं के, यहाँ पे धातु के रासायनिक गुण, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये वाइट कलर छोड़ता है, सफेद कलर की राख छोड़ता है, ठीक है। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ उसको, ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब देखो, जब भी तुम लोहे को मतलब आप लोग जब भी बाहर देखते हो कि लोहा काफी दिनों से बाहर पड़ा है तो उस पे रेड रेड कलर के ऊपर से पाउडर सा नहीं जम जाता, तो जब भी लोहे को आप बाहर छोड़ोगे और वायु में अगर नमी हुई, नमी मतलब थोड़ा सा गीलापन सा हुआ, और ऑक्सीजन तो होती ही होती है वायु में, तो उन दोनों से मिलकर लोहा जो होता है ये रेड कलर का पाउडर छोड़ता है, ये इसे बोलते हैं जंग लगना। तो उसे बोलते हैं अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो उसका मतलब होता है आयरन ऑक्साइड। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, आयरन ऑक्साइड बोलेंगे इसको। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का देखो, ये चीजें याद करके रखना बच्चों। अब वही बात है कि बेसिक्स समझ में नहीं आ रहे क्यों, ये आगे चल के ना ये इतने बड़े बड़े ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 9th और 10th में, फिर कैसे करोगे ये, फिर वही है केमिस्ट्री फिर सर के ऊपर से भागेगी। तो ये सब चीजें जो है ना ये पहले से ही करके रखो। ये साइंटिफिक जो नाम है ना, आयरन को Fe बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स इनके जो मतलब सिंबल्स होते हैं केमिस्ट्री के, ये याद करके रखो कौन सी धातु को क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर आगे इतने लंबे लंबे ऐसे इक्वेशंस आएंगे ना, उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ देखो, आयरन के साथ ऑक्सीजन, ये आयरन है Fe, आयरन को Fe लिखते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान में, और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और जल को H2O लिखते हैं। काफी सारी बॉटल्स पे आपने H2O लिखा हुआ देखेगा, तो वो उसे ये H2O बोलते हैं जल को, ठीक है। फिर ये बनता है Fe2। तो ये यहाँ देखो, एक को कभी भी लगाया नहीं जाता, तो ये एक O हो गया, ये 2 O हो गए, यहाँ पे नीचे 2 लगा हुआ ना इसकी पावर, तो ये कितना हो गई, ये यहाँ पे O की 3 पावर हो गई, ठीक है नीचे। और यहाँ पे Fe2 यानी कि एक Fe ये हो गया, और फिर इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर, अच्छा हाइड्रोजन के साथ मिलके, अच्छा हाइड्रोजन के साथ मिलके ये Fe2O3 बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। बाकी वो अब वही बात है कि रसायन विज्ञान के जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे देखो Mg, ऑक्सीजन का O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर MgO बन जाएगा इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर ऊपर देखो ये अलग से कुछ दे रखा है। वर्कशीट जो आती है ना उसको पूरा A to Z देखा करो कि क्या है, समझने की कोशिश किया करो उसको। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रख दिया जाता है
तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है हरे कलर की। कॉपर यानी कि तांबा, तांबे के ऊपर हरे कलर की परत जमती है। मैग्नीशियम में वाइट कलर की राख निकलती है। और जो आयरन होता है हमारा लोहा, उसके ऊपर रेड कलर का जंग लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसके ऊपर हरे कलर का जो परत जम जाती है उसको कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलता है। क्या बोलता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है ये। इसका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब वही बात है, इतना लंबा फॉर्मूला अभी छोटे बच्चों का एकदम से दे दिया इन्होंने। चलो, Cu का मतलब हो गया यहाँ पे कॉपर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था H2O का मतलब हो गया पानी। ठीक है, यहाँ पे CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो ये मिलके बन गया कार्बन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये CO2 और ये पूरा मतलब इसको मिक्स करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके की जो 9th क्लास में ना पूरी इक्वेशंस आएंगी भाई। पहले से ही ये छोटे छोटे ये जो इनके वर्ड्स है ना, MgFe, ये सारे भाई याद करके रखो। ये तो याद करने ही पड़ेंगे हर हाल में, नहीं तो समझ नहीं आने वाला 9th में कुछ भी। रसायन विज्ञान में तो फिर सब कुछ ऊपर से ही भागेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है, इसको देखते हैं। हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय। अब अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है? तो ये जो होता है अम्लीय, इसका मतलब ये होता है कि इसको टेस्ट वाइज बताया था हमें तो बचपन में, कि अम्ल का मतलब होता है कि ये खाने में थोड़ा सा खट्टा होता है, और क्षारीय जो होता है वो थोड़ा सा कसैला टाइप का, कड़वा टाइप का। ठीक है, इस तरीके से होता है। हमें चाहिए लोहे का जंग। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रयोग के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। लोहे का जंग चाहिए, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल व नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या इन्होंने प्रयोग कर रखा है भाई। जंग को इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। ठीक है, रस्ट को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोला। रस्ट पानी में नहीं घुला भाई, नहीं घुलता। ये जो जंग होता है ये पानी में नहीं घुलता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। अगर वो नहीं घुल रहा तो मतलब अगर रस्ट जो है, आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इस प्रयोग में यूज कर सकते हो, या फिर जंग तो यूज कर ही सकते हो। वैसे जंग वाली चीजें ज्यादा समझ में आती हैं बच्चों को, तो वो जंग वाला ही यूज करना, लोहा ही यूज करना आप। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया। पहले उसको पानी वाले उसमें डाल दिया, पानी के घोल में डाल दिया जंग को, फिर उसको थोड़ा देर हिलाया। ठीक है, और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। अब लिटमस पेपर होता है कभी 9th क्लास में या 10th क्लास में आपके जो प्रयोगशाला में प्रयोग होंगे, तो वहां पे लिटमस पेपर आपको दिखाया जाएगा कि कैसा होता है। तो वो बड़ी क्लासेस में देखोगे आप, लैब के अंदर एक नीले कलर का लिटमस होता है, एक लाल कलर का लिटमस होता है। और अब एक हल्दी सूचक टेस्ट किया जाएगा। मतलब ये दो टेस्ट करने हैं, एक लिटमस वाला और एक सूचक वाला। हमने देखा कि रस्ट लिटमस को नीला कर देती है। जो ये रस्ट होती है, रस्ट पहले से ही लाल ही होती है लोहे की। तो ये लाल लिटमस को, अगर इसके लाल लिटमस के ऊपर गिराया जाएगा तो ये नीला हो जाएगा पेपर। ठीक है, और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है, और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। तो ये हल्दी का सूचक जो है इसको लाल कर देगी। हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, मतलब थोड़ा सा कसैला होता है। ठीक है, और जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो भाई ये जो धातुएं होती हैं, ये देखो जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ये बात ध्यान रखना। और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देती है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो समीकरण बनेगा वो ये बनेगा, धातु प्लस जल इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देती है, धातु ऑक्साइड बना देती है जल के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
तो अब ये सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सभी धातुओं में जो सोडियम होता है ना, ये इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो Na होता है, ठीक है। तो सोडियम धातु जो होती है ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा, यानी कि एकदम से आग लग जाएगी। अगर आपने इसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया ना सोडियम धातु को, तो एकदम से आग पकड़ लेगा बेटा, रूम टेम्परेचर पे ही। और हाँ, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डाल के। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। ये तो सबसे तेज अभिक्रिया करती है सोडियम। ये अब कुछ धीमी मतलब कुछ धातुएं जैसे आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करती है। तो ये नहीं है कि आपने अभी लोहा रखा और अभी जंग खा गया, उसको लगने में कम से कम 1 या 2 महीने लगते हैं, ठीक है, अगर नमी और ऑक्सीजन मिलती रही तो लोहे को। तो ये बहुत धीमा जो आयरन में है वो जंग लगता है, ये कहने का मतलब है। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। आप देखो, ये मेन बात है। सोने के हम जेवर क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें ना तो जंग लगने का कोई खतरा, ना किसी और चीज का कोई खतरा। तो ये धातु कभी ना तो गलती है ना कुछ, ये एकदम एज इट इज वैसी बनी रहती है। इसलिए लोग सोने के जेवरात पहनते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को ये किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। इसलिए सोना इतना महंगा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये आप लिख लोगे, क्यों रखा जाता है? क्योंकि एकदम से आग पकड़ लेता है। यहाँ देखो, यहाँ कहाँ आंसर है? सोडियम धातु को बहुत अधिक, हाँ ये सारी लाइनें आएंगी यहाँ पे, ये यहाँ तक, ठीक है, ये तीनों लाइनें आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है, क्या बनता है? यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, 1 मिनट, कहाँ गया? ये मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख जो है वो के रूप में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों लाइनें आएंगी, ठीक है। ये मत लिख देना, पिछली कक्षा में जाना था कि यहाँ से लिखना है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलो थर्ड देखो जरा, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ताकि जो, अब ये देखो, ये अपने दिमाग से लिखने वाला आंसर है, ये इसमें नहीं मिलेगा वर्कशीट में, तो मैं जो बोल रही हूँ वही लिखना है आपको, कि अगर लोहे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए बिना पेंट किए तो क्या होगा कि वो हवा में जो नमी और ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके जल्दी जंग खाने लगेगा। तो उसको जंग खाने से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो जो लोहे के दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उनको पेंट करके यूज किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हाँ भाई, तो यहाँ पे प्रकृति के बारे में पूछा है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्षारीय होती है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, धातु के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। ये क्षारीय, ये क्षत्रिय वाला क्षारीय होती है, ये लिख लेना। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब ये सरकार की तरफ से वही है संदेश कि साबुन से बार बार हाथ धोए, पानी से हाथ बार, मतलब साबुन और पानी का यूज करके हाथ धोते रहे कोरोना से बचने के लिए। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं मैम आपकी वीडियो इतनी लंबी क्यों होती है? मैं उन बच्चों को ये आंसर करना चाहती हूँ, भाई देखो, बच्चों का जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, मैं नहीं समझती कि वो बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे 9th और 10th में। तो मैं 8th क्लास में बच्चों को इस हद तक समझा देना चाहती हूँ कि वो आगे के फ्यूचर को लेके चले। बहुत से लोग नहीं समझाते, वही है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में, सबसे छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में जो है बच्चों को कुछ भी पढ़ा दिया, और वो एक तरीके से वो बेसिक क्लियर नहीं करते अपनी वीडियो को। तो मैं भाई बच्चों के लेवल पे आके उनको पढ़ाना चाहती हूँ, सो दैट अगर वीडियो लंबी भी हो रही है तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें सीखे जो कभी हमने सीखी थी, तभी जाके हम 9th क्लास में जो है वो रसायन विज्ञान को मैं समझ पाई थी, क्योंकि हमने ये सारे जो जितने भी ये कोड थे रसायन के, ये सब याद किए थे,
आज हमें समझ में आता है। अगर और अच्छे से हमने याद किया होता तो शायद आज मैं भी साइंटिस्ट होती। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ये हम, क्योंकि इन चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी तो फिर आप बच्चों को पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज़ का आगे क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, ये साइंस जो आप पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो, और ये मैथ्स जो पढ़ रहे हो ये इसका आगे क्या यूज है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही तो बताऊंगी। तो एक टीचर इसीलिए जरूरी होता है, वरना बच्चे खुद ही किताब लेके नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो लंबी भी हो रही है देख लो, अब वही है, बेसिक क्लियर करने हैं तो फिर मेरी वीडियो देख लिया करो। बाकी अब मैं क्या बोलूँ। तो थैंक यू भाई, इतना ही बोलना था।